नमस्कार, पीयूष कॉर्नर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम राजभाषा संबंधित कुछ प्रश्न और आंसर लेके आए हुए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम एलडीसी, जीडीसी या फिर कोई भी, चाहे एसएससी, रेलवे का हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है उसमें जो राजभाषा संबंधित प्रश्न होते हैं, जो 10 प्रश्न लगभग पूछते हैं, जो भी अनिवार्य रूप से, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और हाँ, अगर आप वीडियो पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं सभी वन लाइनर है ताकि आपको परीक्षा के समय भी याद करने में बहुत ही सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सवाल है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? ठीक ना, भाग 17 जो हुआ राजभाषा संबंधित जो था, किस तारीख को पारित हुआ था? यह 14 सितंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 था, ये 10 मई यानी 10/5/1963 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? संशोधित हुआ था यह 1967 में। 63 में पारित हुआ था, संशोधित 1967 में 4 साल बाद हुआ था। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या है? तो बता दें कि राजभाषा को 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। इसमें को है, खो है और गो क्षेत्र है। ठीक ना, जिसको हम इंग्लिश में ए, बी और सी रीजन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो ये क क्षेत्र में आता है यानी ए रीजन में आता है। नेक्स्ट है, ख क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ख क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं यानी रीजन बी में? तो उसमें चंडीगढ़ हो गया, ठीक ना, राज्य क्षेत्र, और दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप ये रीजन बी में आते हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है और नागालैंड का भी अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो वो राजभाषा जो है संशोधित अधिनियम 1967 है। ठीक ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडमेंट 1967। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्ति हुई है? ये आपका 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? ये है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से जो 351 है संविधान के किस भाग में है? यह 17वें भाग में है। राजभाषा संबंधित संविधान के 17वें भाग में 343 से 351 तक जो अनुच्छेद दिए हुए ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? ये है उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। ठीक ना, ये धारा 7 से। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये जो धारा है 6 और 7 है 1963 अधिनियम का, ये आपका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश और बिहार। बता दें कि बिहार का ये दूसरा राजभाषा है उर्दू, पहला हिंदी है। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का नाम लिखिए। तो 8वीं अनुसूची में बता दें कि आपको 22 भाषा है जिसका क्रम इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत,
सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। नेक्स्ट है ख क्षेत्रों में आने वाले राज्यों के नाम बताएं। जो ख क्षेत्र है उसमें जो कौन सा राज्य आते हैं, गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, ये रीजन बी का सवाल है। तो रीजन बी में कौन कौन आता है या ख क्षेत्र में, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। नेक्स्ट है फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। अभी फिलहाल जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है। ये अनुच्छेद 120 में है। नेक्स्ट सवाल है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित प्रावधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। इसमें है अनुच्छेद 344 के क और 351। ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था। ये क्या था, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग के जारी रोकने का प्रावधान करने के लिए। ठीक ना। नेक्स्ट है राजभाषा नियम कब पारित हुआ। तो राजभाषा नियम जो है आपका 1976 में पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है। भाग 17 में जो है 9 अनुच्छेद है, 343 से 351 तक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344 के अनुसार में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। ये हुआ था आपका वर्ष 1955 में। नेक्स्ट सवाल है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपका श्री बीजी खैर। नेक्स्ट सवाल है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये जो विचार करने के लिए थे ये था आपका जीबी पंत। ठीक ना। देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक ना, प्रथम अध्यक्ष इसमें पूछ रहे हैं, ये हो गया आपका बीजी खैर। वहीं क्या राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये अब हो गया आपका श्री जीबी पंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। यह आपका करता है लॉ मिनिस्ट्री यानी विधि मंत्रालय। नेक्स्ट है 1965 तक संघ के सरकारी प्रायोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी। जो मुख्य भाषा था वो था आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और जो हिंदी था वो सहायक राजभाषा था 1965 तक। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6 में कौन सा भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है। तो भाग 6 में आपका अनुच्छेद 210 है। ये भी राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1963 में जो गठित हुआ था पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, उसका जो अध्यक्ष था श्री ललित नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट है वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आपका तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है। तो ये है आपका संसदीय राजभाषा समिति। ठीक ना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था। ये आपका 1952 हुआ था रेलवे बोर्ड के सामान्य शाखा में। ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे। तो उसमें जो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और जबकि ये 1956 में तैयार हुआ था। तो रेलवे बजट का जो पहला हिंदी अनुवाद हुआ था 1956 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री तत्कालीन थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड में हिंदी यानी सांसद अनुभाग का गठन कब हुआ था। यह आपका 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है कोआ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो कोआ क्षेत्र के जो अंतर्गत आने वाले राज्य हैं वो हैं बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है।
नेक्स्ट है गो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं। तो गो क्षेत्र के अंतर्गत जो को और ख क्षेत्र के निर्देशित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को अपेक्षित तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र व लक्षद्वीप। ठीक ना, मतलब को और ख क्षेत्र में जो राज्य नहीं आते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपका गो क्षेत्र में। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है। ये आपका दूसरी उप समिति हो जाएगा जो रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति का उप समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है। वो है आपका राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। अब सवाल है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर मिलने वाली राशि क्या है। तो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर मिलने वाली राशि क्या है। देखिए जो इसमें दिया हुआ है प्रबोध का यहाँ कॉलम अलग दिया हुआ है, प्रवीण का दिया हुआ है, प्राज्ञ का दिया हुआ है, और यहाँ पर दोनों का कंडीशन तीनों का कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रबोध में 1600 रुपया, प्रवीण में 1800 रुपया, जबकि प्रयाग में 2400 रुपया। वहीं 60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रबोध में 800 रुपया, प्रवीण में 1200 और प्राज्ञ में 1600 रुपया। जबकि 55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रबोध में 400 रुपया, प्रवीण में 600 और प्राज्ञ में 800 रुपया दे है। ठीक है, नेक्स्ट है राजभाषा विभाग के राभाकाश से क्या मतलब है। इसका मतलब है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम के लिए 3 पाठ्यक्रम निर्धारित है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है। तो वो है आपका प्रबोध। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक केंद्रीय हिंदी समिति जो अध्यक्ष होता है आपका ये प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है। ये आपका की जाती है हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ है। तो वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ ये आपका जनवरी 1976 में हुआ है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो राजभाषा संसदीय समिति जो होता है उसमें 30 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा के 20 होते हैं जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। तो फिलहाल जो उप समिति है आपका 3 उप समिति है। ठीक है ना। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है। तो इसका मुख्य ड्यूटी है हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना, टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं। वो जो नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की आवधिकता क्या होती है। तो ये आपका जो होता है राज्यसभा कार्यान्वयन समिति के बैठकों का आवधिकता, तो ये लगभग 3 महीने में 1 बार होता है और साल में 4 बार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। तो ये आपका गृह मंत्रालय तैयार करता है वार्षिक कार्यक्रम। नेक्स्ट सवाल है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है। हिंदी पाठ्यक्रम आपका है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। नेक्स्ट सवाल है केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है। तो अंतिम पाठ्यक्रम जो है आपका ये प्राज्ञ है। वहीं हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है।
नियमित है, गहन है, पत्राचार एवं प्राइवेट है। ठीक है। जो नेक्स्ट है, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? तो ये लगभग 2 बार चलाई जाती है, 6 महीने में 1 बार। नेक्स्ट है, नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? ये जो 2 बार चलाई जाती है, मई और नवंबर में चलाई जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होंगे? कौन योग्य होंगे? इसमें जो केंद्र सरकार के श्रेणी 3rd कर्मचारी व उससे ऊपर के अधिकारी। नेक्स्ट है, कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन आते हैं? कोटि क या कैटेगरी ए में जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उससे बोली हो। ठीक है, उसकी बोली हो। नेक्स्ट है, कोटि ख में जो आते हैं वो कौन आते हैं? जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा हो। नेक्स्ट सवाल है, कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन आते हैं? कोटि ग में जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और असमिया हो। नेक्स्ट है, कोटि घ में या फिर कैटेगरी डी में वर्गीकृत कर्मचारी कौन आते हैं? जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं वो कैटेगरी डी में आ जाता है आपका। नेक्स्ट है, कोटि ग यानी कैटेगरी सी में कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? ये आपका हो जाएगा प्रवीण से। नेक्स्ट है, कैटेगरी डी यानी कोटि घ में कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? ये हो जाएगा आपका प्रबोध से। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राग्ञ पास करने पर, तो प्राग्ञ जो चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम, ये पास करने पर एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? इसको पास करने पर 2400 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वहीं क्या है, सामूहिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है? ये आपका 1500 रुपया है, वो भी मुख्यालय में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है? तो ये आपको 1200 रुपया दिया जाता है, ये डिवीजन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? तो ये आपका 800 रुपया है, जो वर्कशॉप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? ये लगभग 2 पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक को 1000 रुपया दिए जाते हैं। ठीक ना, ईच मेंबर 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? उसको दिए जाते हैं आपको 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रत्येक को 600 रुपया। नेक्स्ट है, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तृतीय पुरस्कार 5 को दिए जाते हैं, प्रत्येक को 300 रुपया दिए जाते हैं। द्वितीय में 3 हो गया, तृतीय में 5 हो गया। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में वर्गीकृत किया जाता है? आप किसी भी स्टेशन या फिर कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे, जो पहले लोकल जो लैंग्वेज होता है जिसको रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो प्रादेशिक भाषा, फिर उसके बाद हिंदी, फिर लास्ट में अंग्रेजी देना अनिवार्य है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है? वो त्रिभाषी होगा। त्रिभाषी में प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, रबर मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए? तो रबर मोहरों जो है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी के रूप में 1 लाइन हिंदी 1 लाइन अंग्रेजी में तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं जो निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि क्या है? तो देखिए, प्रबोध के लिए आपको 1600 रुपया मिलता है, वहीं प्रवीण के लिए आपको 1500 रुपया मिलता है, जबकि प्राज्ञ के लिए 1200 रुपया मिलता है प्रत्येक के लिए। नेक्स्ट है, हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार कितनी है? तो हिंदी टंकन में आपको 1600 मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, अष्टम अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? तो 8वीं अनुसूची में जो एकमात्र विदेशी भाषा है जो नेपाली है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय या कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। नेक्स्ट है, एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। नेक्स्ट है, स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना है? तो इसका भी वही त्रिभाषी हो जाएगा। त्रिभाषी जहाँ भी आए मतलब प्रादेशिक या क्षेत्रीय लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। नेक्स्ट है, रूफ बोर्ड में किस अनुपात में संदर्भित करना है? तो रूफ बोर्ड में जो है ये त्रिभाषी, इसमें भी हो जाएगा समानुपाती में, यानी प्रादेशिक यानी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो उसमें भी आपका किया जाएगा त्रिभाषी रूप में, यानी प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन अर्हक होंगे, यानी हु आर द एलिजिबल फॉर पर्सनल पे? तो पर्सनल पे के लिए जो एलिजिबल हैं वो हैं केंद्रीय कर्मचारी के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राग्ञ परीक्षा, या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में विनिर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने पर, तो वो एलिजिबल हो गए पर्सनल पे के लिए। नेक्स्ट है, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य है? तो ये चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं, ठीक ना, वर्ग 4 के कर्मचारी सहित, ये भी ग्रुप डी के कर्मचारी सहित हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? ये दिया जाता है ताकि वे हिंदी में अपना दिन प्रतिदिन काम कर सके डेली का। नेक्स्ट है, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? ये आपका 30 घंटे की होती है अवधि, ठीक ना। नेक्स्ट है, कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? तो वो हो गया क्लास सी या फिर ग्रुप सी के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी कार्य साधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त हो। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी अशुलिपि पास करने पर अशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं हो को क्या व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है? व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीनों के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि दिया जाता है, या फिर 2 इंक्रीमेंट, ठीक ना, 2 इंक्रीमेंट के इतना उसको राशि दिया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन या अशुलिपि को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या फिर तिमाही में 300 नोट, ठीक है। नेक्स्ट है, 90% से ज़्यादा और 95% से कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? ये आपको 400 रुपया इसमें मिलता है। अगर 90% से ज़्यादा और 95% से कम हिंदी टंकन में पास करते हैं तो 400 रुपया नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अशुलिपि में 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के पर नगद पुरस्कार जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 95% से ज़्यादा मिलने पर, पास करने पर 1200 रुपया। मतलब 90 और 95 के बीच रहेगा आपका टंकन स्पीड तो आपको 400 मिलेगा, 95 से ज़्यादा रहेगा तो आपका 1200 रुपया मिलेगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, आंशुलिपिक हिंदी पुस्तकपाल को दिए जाने वाला मानदेय क्या है? उसको 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी अशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार कितना है? जो हिंदी का जो टाइपिंग पास कर जाते हैं स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन, अशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन जो पास कर जाते हैं उसको मिलने वाला जो पुरस्कार कितना है? हिंदी अशुलिपि 1500 रुपया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। और ये राजभाषा संबंधित अगर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप राजभाषा संबंधित देख सकते हैं। धन्यवाद।